दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर शुरू किए थे, आज उसका वीडियो नंबर 2 है। हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये थोड़ा अजीब है कि हम लोग ये बोलें कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स अगर बोला जाए तो हम लोग सही तरीके से सारे टाइप्स नहीं बता पाएंगे। इसके क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करें तो कुछ हद तक अपने रास्ते पे जा सकते हैं। अब सोचते हैं ये क्लासिफिकेशन क्यों, तो ऐसा समझते हैं अगर हम लोग अलग अलग बेसिस पर लेके जाएं तो केमिकल रिएक्शन को शायद हम लोग ठीक तरीके से क्लासिफाई कर पाएं। जैसे देखिए, अगर बोला जाए रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे आदमी ऐसा अजीब अजीब सा बात सुन रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जो पहले से पढ़ रखे होंगे। तो चलिए हम आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आते हैं। स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। अगर ऐसा देखा जाए कि स्लो रिएक्शन क्या होता है, तो कुछ ऐसा रिएक्शन है जो कुछ डेज से लेकर के कुछ वीक तक गुजरते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, एक ऐसा रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है। फास्ट रिएक्शन, बर्निंग ऑफ पेपर। अगर बोला जाए सुपर फास्ट रिएक्शंस का एग्जांपल दीजिए तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के बीच का रिएक्शन, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाते हैं, सुपर फास्ट रिएक्शन होते हैं। एक्सट्रीमली फास्ट बोलते हैं। एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन अगर बोला जाए, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, कार्बोनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोल जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये लाखों करोड़ों वर्ष लगा देते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो ना स्लो होते हैं ना फास्ट होते हैं, मॉडरेट रिएक्शन होते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। तो आप समझ में आ गई होगी बात कि ये वो सारे रिएक्शंस हैं जिनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में गुजारेंगे, लेकिन इसको क्लासिफाई नहीं करेंगे। कुछ और तरीके होते हैं क्लासिफाई करने का। जैसे हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो अभी हम लोग गुजारे, लेकिन बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस के आधार पर हम लोग केमिकल रिएक्शंस कैसे तय करेंगे। तो डायरेक्शंस कैसे होते हैं, जब कोई केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस बन जाता है तो बोलते हैं रिवर्सिबल है। अगर नहीं लौट के आया तो बोलेंगे इरिवर्सिबल है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन होते हैं। रेडॉक्स फॉर्म पर अगर केमिकल रिएक्शन को बांट दें तो हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाता है। अगर हम लोग सिस्टम के आधार पर बांट दें तो हमारे पास होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है। एनर्जी चेंजेस के हिसाब से बांट दें तो फिर हमारे पास दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक हो जाता है। हम लोग इसी तरीके से अलग अलग फॉर्म में जाकर के जब क्लासिफाई करते हैं तो पता चलता है कि केमिकल रिएक्शंस को एक बार में हम लोग टाइप्स नहीं बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और बेसिक्स देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस के हैं। चलिए हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे हमने कुछ क्लासिफिकेशन के बेसिस तैयार किए हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाएंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ इसको समझाते हैं, लेकिन इसके सारे केमिकल्स रिएक्शंस टाइप्स और एग्जाम्पल के साथ हम फिर वापस आएंगे। आज हम लोग सिर्फ इसको समझते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पर केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। एक होता है इरिवर्सिबल, जो वापस लौट के नहीं आए, और दूसरा होता है रिवर्सिबल। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज करते हैं कोयला होता है, कोयले को हम लोग जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस पर तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो इसके लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, C+O2 अगर हम लोग जला दें तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मेरे पास हीट देगा। ओके, क्या इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से आप कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो नहीं बना सकते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल, जो वापस लौट के नहीं आए। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जैसे हम लोग लिया N2 + 3H2 और ये साइन हमने दिया, जिससे ये पता चलता है कि रिएक्टेंट फिर से प्रोडक्ट बना देगा, अब प्रोडक्ट से फिर से हमारा रिएक्टेंट बनेगा। तो ये मेरा बनेगा NH3 और ये बनेगा मेरा अमोनिया, और यहाँ से हमारे पास आएगा हीट। कुछ चीज़ें हम लोग और डिटेल्स करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। तो देखिए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मोस्टली रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज सिस्टम रिएक्शन होता है। क्लोज सिस्टम रिएक्शन का मतलब होता है ये बंद बर्तन में होता है। ऐसा क्यों होता है, इस क्यों का भी कारण हम लोग समझ लेते हैं जरा। देखिए, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये कैटालिटिक रिएक्शन होता है, जिसमें कैटालिस्ट की जरूरत होती है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है ना, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे रिएक्शंस जनरली क्लोज सिस्टम रिएक्शन होते हैं। हम लोग इसके बारे में फिर से आते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ हीट एनर्जी चेंजेस। हीट एनर्जी चेंजेस समझते हैं तो इस तरीके के केमिकल रिएक्शन मोस्टली हम लोग दो तरीके से बांट देते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक और दूसरा हमारे पास होता है एंडोथर्मिक। देखिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कुछ हिसाब किताब देखो, हम लोग पहले पढ़े हैं ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है तो एक्सोथर्मिक, हीट में हीट एब्जॉर्ब होता है वो एंडोथर्मिक। ऐसा हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं। कोयला हमारे पास मार्केट में मिलता है, एटमॉस्फेयर में 20% अप्रोक्स हमारा ऑक्सीजन भरा पड़ा है, तो क्यों नहीं कोयला ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड खुद ब खुद बना देता है? ऐसा तो नहीं होता है। तो चलिए हम लोग सोचते हैं इसके पीछे का क्या रीज़न है। पहले कोयला होता है, जलाने वाला उसको पहले चूल्हे में डालता है, उसमें थोड़ा सा केरोसिन तेल डालता है या फिर कागज़ के टुकड़े या फिर थोड़े से गोईठा काउडंग्स के जो होते हैं वो डालता है, उसमें आग लगाता है। पहले कोयले को आग लगाता है, कोयला खुद गर्म होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर पहुंचता है और एक्साइटेड स्टेट में आता है, तब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कोयला जलने के पहले हमने क्या किया? पहले उसको हीट दिया, वो हीट एब्जॉर्ब किया, फिर वो रिएक्शन किया, अब वो आपको हीट दे रहा है। तो इस प्रोसेस में दो फेनोमेना है, पहले वो हीट लिया है फिर वो आपको हीट दिया है। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें लिबरेटेड हीट जो आपको दिया है, लिबरेटेड हीट एब्जॉर्ब्ड हीट से ज़्यादा होता है जो वो गेन किया है, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। तो फाइनली हम लोग प्लस माइनस करके ये समझ लेते हैं, घटा उठा के समझ लिया, चलो भाई मान लिया कि ये मेरा एक्सोथर्मिक है तो जिसमें हीट रिलीज होता है। हमको क्या सोचना है? जिसमें लिबरेटेड हीट एब्जॉर्ब हीट से ज़्यादा होता है। तो एक्सोथर्मिक का जो हमारे पास जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ये लिबरेटेड हीट जो होता है ये ज़्यादा होता है एब्जॉर्ब हीट से। फाइनली यह भी एक केमिकल रिएक्शन जो है ना, ये अभी सामने आपको जो दिखाया है, ये हमारा कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें लिबरेटेड हीट एनर्जी जो होता है ना वो लेस होता है, किससे? एब्जॉर्ब हीट एनर्जी से। तो इसके पीछे का हम लोग देखें, जिस दिन हम लोग ये पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है कि इसको हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस दिन हम लोग फिर डिटेल लेकर के आएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी के आधार पर केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं? तो जनरली हम लोग इसको दो तरीके से बांट देते हैं। एक होता है फोटो, फोटो वर्ड जो बना है वो फोटोन से बना है, फोटो का मतलब यहाँ पे लाइट है, और फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन, और दूसरा हमारे पास होता है फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस भी इसी डिपार्टमेंट में आता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिएक्शन, ये हमारा होता है इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शन, और दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। अभी हम लोग कुछ बेसिस लिए जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेसिस पर क्या है, लाइट एनर्जी के बेसिस पर क्या है, हीट एनर्जी के बेसिस पर क्या है और डायरेक्शन के बेसिस पर क्या है। इससे पहले हम लोग ये जान पाए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर क्या है। इस पूरे चैप्टर को हम लोग बेस बना देंगे एनसीईआरटी का, लेकिन जानकारी में हम लोग उस जानकारी को ही पढ़ेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में रिएक्शंस हैं और क्लासिफाई नहीं कर पाया है। चलिए कुछ और बेसिस के आधार पर, कुछ और बेसिस पर हम लोग कुछ और रिएक्शंस को देख। अभी तक हम लोग 4 बेसिस लेके रखे थे, अभी हमारे पास 5वां है ऑन द बेसिस ऑफ रेडॉक्स फॉर्म। रेडॉक्स, रेड ऑक्स, लाल बेल नहीं समझ लीजिएगा, रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। ये दो तरह के हम लोग बेसिकली क्लासिफाई कर देते हैं, बांट देते हैं इसको। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन, और दूसरा हमारे पास होता है रिडक्शन। इसको ऐसे भी समझिए, किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अगर कोई भी हम लोग बोले कि इसमें अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये श्योर है कि उसके साथ रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, देयरफॉर सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जनरल केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इनको चलिए हम छोटा छोटा में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको बुक के अनुसार से पढ़ना है
कॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरा हमको देखना है डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुटना। तो एक और वर्ड आएगा आपके 10th क्लास के बुक में, एडिशन डिक्शन भी गुजरेगा। तो एडिशन डिक्शन जब गुजरेगा तो उसको हम लोग फिर से देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड जब पढ़ेंगे तब। फिलहाल तो हम लोग डिकम्पोजिशन देखते हैं। डिकम्पोज करने का मतलब होता है तोड़ देना। अगर आप हीट दे करके किसी कंपाउंड को स्प्लिट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो हीट के लिए हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आप लाइट दे करके किसी चीज को डिकम्पोज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक करंट पास करा के अगर हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो एक ज़्यादा रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से, सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। हम लोग सब डिटेल में आएंगे। और चौथा हमारे पास होता है डबल डिकम्पोजिशन, और इसको एक और नाम से हम लोग कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होता है, इसको खुद ये हम लोग 3 तरीके से मोस्टली बांट देते हैं। एक होता है न्यूट्रलाइजेशन, जिसको एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। दूसरा होता है प्रिसिपिटेशन, और तीसरा हमारे पास होता है हाइड्रोलाइसिस। इस तरीके के अभी हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनका क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ नहीं कर पाएंगे। और फिर से जब कार्बोनेट कंपाउंड जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। लेकिन देखिए अभी तक हम लोग जितना क्लासीफाई किए इनके बारे में फिर से अब हम लोग इसका डिटेल, एग्जाम्पल्स, रिएक्शंस, बैलेंसिंग सब करके देखेंगे अगले वीडियो में।